हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का विषय आपका है सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है आपका, जिसका कोड है आपका वी, यानी कि इसका आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो पूर्णांक था 100 नंबर का था। ठीक, आप लोगों का पूर्णांक कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। और यहाँ पर देखिए आप लोग को समय कितना समय दिया गया था? 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था। 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र समझने और पढ़ने के लिए दिया गया था, और 3 घंटा आप लोगों को लिखने के लिए दिया गया था। देखिए आप लोगों को हमारा सीट भी दिया गया था, उसमें आप लोगों को गोला भरना था। जो 20 MCQ थे उसको आप लोगों को गोला भरना था, और 80 नंबर जो आपका था उसको आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न थे, उसका आपको उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना था। ठीक, बस इतना है यहाँ पर है। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते हैं और समझाते हैं। चलिए आइए। तो यहाँ पर देखिए खंड आ जो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से 20 MCQ है। यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, यानी कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। ए वाला हमारा राइट आंसर हो। आशा करते हैं कि ए वाला पर आप गोला भर के आए होंगे। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन है कि निस्सहाय हिंदू रचना है, यानी कि निस्सहाय हिंदू रचना कौन है? तो इसका आंसर बहुत स्टूडेंट बता रहे थे कि ये वाला छूट गया है हमारा, ये वाला गलत हो गया। तो चलिए बता देते हैं, राधा कृष्ण दास जी हैं, यानी कि राधा कृष्ण है। ये वाला हमारा राइट आंसर है इसका भी। और फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो इसका आंसर बताना है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा द्विवेदी युग से संबंधित है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? यानी कि देखिए कौन सी रचना नाटक है। तो आप लोगों को बता दें जो इसका सही आंसर होगा ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, नमक का दरोगा। यानी कि नमक का दरोगा ये प्रेमचंद जी का है, ये एक नाटक है। सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, और फिर पांचवा क्वेश्चन है पूछा है आप लोगों का कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ये बताना है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो जो इसका सही आंसर होगा नाटक विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है कि परमाल रसों किस काल की रचना, यानी कि परमाल रसों जो थी वो किस समय की रचना है, ये बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा आदिकाल, यानी कि पुराने काल की रचना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सूरदास जी को माना जाता है। ठीक, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कभी नहीं है, यानी कि छायावाद युगीन कभी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला हमारा राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये तीनों जो हैं छायावादी युग के कवि हैं। तो हमारा ये इसका जो सही आंसर होगा डी वाला मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये जो छायावादी युग के नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा, नौवां क्वेश्चन क्या पूछा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्त काल के किस शाखा से है? तो इसका जो सही आंसर होगा नौवां का सी वाला हमारा राइट होगा, कृष्णा भक्त के थे, यानी कि कृष्णा भक्त के जितने भी इस कवि में थे कृष्णा भक्त के थे। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये जो इसका सही आंसर होगा भक्ति काल को कहा जाता है, यानी कि भक्ति करेंगे तभी स्वर्ग होगा, इसीलिए भक्ति काल को कहा जाता है। सी वाला हमारा राइट आंसर इसका है। ठीक, 11 वाला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सी वाला हमारा बी वाला हमारा राइट आंसर है कि इत प्लस आदि। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए कि गायक का संधि विच्छेद होगा, यानी कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक यहाँ पर है गा प्लस यक, गायक, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर है गायक। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोगों का अगला पेज आ जाता है, यानी कि PTO इसका मतलब क्या होता है? प्लीज टर्न ओवर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 13 वाला क्वेश्चन क्या है? राजा शब्द का पुल्लिंग में तृतीय वचन क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा रज्ञा होगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 हमारा है कि आत्मनम रूप में
आत्मन का है, यानी कि आत्मन का है, तो इसका जो 14 का सही आंसर होगा बी वाला हमारा राइट आंसर है। षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है, बी वाला हमारा राइट आंसर है। 15 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही का मिलान कीजिए, तो इसका जो लिखा है अपेक्षा उपेक्षा, यानी कि इसका अर्थ बताना है, तो 15 का जो सही आंसर होगा सी वाला हमारा राइट आंसर है। चा और बुराई है। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला, निम्नलिखित शब्द के युग्मों को सही विचार। अभय और उभय का मतलब जानते क्या होता है? दोनों का मतलब होता है निडर, जो कभी डरे ना, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर, सॉरी ए वाला हमारा राइट आंसर, निडर और दोनों, यानी कि दोनों का अर्थ क्या होता है? निडर। ठीक, समझ गए ना। और फिर 17 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि उदाद उदाद शब्द में कौन सा अर्थ सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा जलाद, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर है, डी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 18, तारा शब्द का अर्थ, यानी कि तारा शब्द का नक्षत्र होता अर्थ, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जो गलत कार्य के लिए हठ करे, यानी कि सदाग्रही कहते हैं, यानी कि, और सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला तो को क्या कहते हैं? ज्ञानी नहीं कहते हैं, ना जानकार कहते हैं, ना सर्वज्ञ कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं, यानी कि सी ए वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा करके आए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आप लोगों का कितना नंबर सही गया। आप कमेंट कर दीजिएगा, इस ना 20 कामा 10 गया होगा 10 करिएगा, 15 गया होगा 15, या इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, आप लोग चलिए बिना देरी किए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें था वर्णनात्मक प्रश्न। इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना था, यानी कि जो कॉपी दिया गया था उसमें लिखना था। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इसके लिए आप लोग को 5 प्रश्न पूछा, एक गद्यांश में 10 नंबर निर्धारित किया गया है, यानी कि दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गद्यांश क्या है कि सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोदते हैं, इनके औरों को ना जाने दीजिए। जापानी टाटुओं हाँफते हुए दौड़ते करके भी लाज नहीं आती है। यह ऐसा समय है जो कि पीछे रह गया, फिर भी कोर्ट उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्त और आंखों का मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर के कोप ही रहना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा था गद्यांश। तो ये जो लिया गया कहाँ से लिया गया पता है आपको? नहीं पता तो चलिए बता देता, अगर पता है तो अच्छी बात है, भारतवर्ष उन्नति से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा जूम किया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यावतरण का संदर्भ लिखे, यानी कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हेडिंग डालिएगा आप लोग, या आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ से लिया गया या अवतरित है। ठीक, इस प्रकार से लिखे होंगे। और फिर जिसके लेखक कौन है? भारत हरिश्चंद्र जी हैं। आप लोगों का 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हुआ संदर्भ लिख करके। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सबके जी में यही है कि पाला हमी छू लें। इस वाक्य का लेखक के छूने की बात, किस पाले को छूने की बात कर रहा है? तो देखिए किस के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, उन्नति लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? उन्नति लिखिएगा, यानी कि उन्नति का पाला छूने के लिए कह रहा है। कैसे देखिए कैसे लिखिएगा कि सबके जी में यही है कि हमें पाला छू लें। इस वाक्य में लेखक ने उन्नति की पाले को छूने की बात कर रहा है। बस इतना ही लिखना है। ये 4 नंबर आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हुआ। और अगला क्वेश्चन क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो रेखांकित किया गया है इतना ही व्याख्या करना है बस, और कुछ नहीं करना, इतना ही करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही व्याख्या करना है। ठीक, चलिए इसको भी बता देते हैं आप लोगों को, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए इसमें लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या में कि भारत हरिश्चंद्र जी कहते हैं, समय पर अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वह सफल और उन्नति की ओर जरूर आगे बढ़ेगा, और अगर मेहनत और लगन से जो कार्य नहीं करता है वो कार्य तब नहीं होगा।
नहीं, जब नहीं होता है तब वह व्यक्ति ईश्वर को दोष देता है। बस इतना ही लिखेंगे। आप लोगों को 2 नंबर का बेनिफिट आप लोगों को रेखांकित में लिखना है। बस 2 नंबर को कहा है तो 2 नंबर में ही छोटा ही लिखिएगा। 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट करा दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यावतरण में हिंदुस्तानियों को किस कमजोरी की और संकेत किया गया है, यानी कि किस कमजोरी के। तो इसमें क्या लिखिएगा कि उपयुक्त गद्यावतरण में हिंदुस्तानियों को दिमाग और मेहनत की और संकेत किया गया। बस इतना ही लिखिएगा। 8 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। यहाँ से इसका भी 2 नंबर कंप्लीट हुआ। और अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि गद्यांश की भाषा शैली व्यक्त कीजिए, यानी कि गद्यांश का भाषा शैली व्यक्त करना है। तो लिखिएगा गद्यांश का भाषा जो है, भाषा लिखिएगा गद्यांश का भाषा जो है व्यवहारिक बोलचाल और खड़ी बोली है, तथा शैली जो है वर्णनात्मक है, विचारात्मक है, भावनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। ये हमारा 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है, ये गद्यांश लिख करके। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। अथवा करके दिया गया है, देखिए अथवा करके दिया गया है। तो आप लोगों को कौन से किए थे ये आप लोगों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन वाला किया। तो ये वाला देखिए, ये सूर्य प्रभात का, ये माघ का प्रभात वर्णन से लिया गया है आप लोगों को। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को एक बता दिए हैं, वो तो वाला बता दिए हैं, आप लोग को वहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर देखिए वैसे तो हमको भी लग रहा है कि आप पहला वाला ही किए होंगे। हाँ, पहला वाला जो बता देना, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से लिया गया पता है आप लोगों को? जो आपको मतलब किताब में है आप लोगों का चैप्टर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, वहाँ से आप लोग को बीच में से लिया गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को गद्यांश ये आप में नहीं है, लेकिन आप लोग को बना दिया है। ये देखिए कितना दिमाग से ये पेपर बनाया गया है। और फिर यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन आ जाता है पद्यांश आ जाता है, यानी कि पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का उत्तर दीजिए। देखिए क्या है पद्यांश, ये भी 10 नंबर का आप लोगों का। कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। देखिए पद्यांश क्या है कि भ्रम की टाटी सभे उड़ी, माया रहे न बांधी रे, दूषिती की गई धूनी गिरानी, बोल बढ़िया टूटा रे, तृष्णा छानी परी गिरी उपदी भोड़ा। तो ये आप लोगों को बता देते हैं। ये जो पद्यांश लिया गया है इसका संदर्भ देख लीजिए, यानी कि आप लोग पढ़े जरूर होंगे, तो इसका संदर्भ देख लीजिएगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में कब पदावली नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? कबीरदास जी हैं। बस संदर्भ में एक लिख लीजिएगा, यानी कि ये पदावली से लिया गया। ठीक, उपयुक्त पद में प्रतिपाद यानी कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना, भाषा शैली भी लिख देना। इस पद में कौन सा रस है? तो इसमें जो होगा रूपक होगा, रस जो होगा रूपक होगा। या अभिलक्षणी, उसका लक्षण क्या है? अभिलक्षण है, यानी कि अभिलक्षण है, उसका लक्षण भी लिखिएगा अभिलक्षण है। इस प्रकार से आप लोग ये किए होंगे। ठीक, अगर आपको ये वाला नहीं आता हो तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। निस दिन के नैन बरसान है, यानी कि ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक, ये वाला भी देख सकते हैं आप लोगों को, ये श्री कृष्ण वाला है, ये भी पद का भावार्थ भी याद कर सकते हैं। फिर अगला हमारा यहाँ से आ जाता है 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो का इसमें है 23 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचनाओं को लिखिए। शब्द सीमा कितना? अब यह 80 से ज़्यादा नहीं लिखना, यानी कि 80 शब्द से अधिक नहीं लिखना, तभी आप लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा। 3 नंबर आप लोगों को जीवन परिचय, 2 नंबर आपका रचना, यानी कि 3 नंबर लिखते हैं। जीवन परिचय पूरा कंप्लीट तो आप लोगों को मिलता है 3 नंबर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, चाहे सरदार पूर्ण सिंह पर लिखिए, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पे लिखिए, चाहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी पे लिखिए। तो आप हम जानते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। आप किस पे लिखे हैं जानते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी पर लिखे हैं। आप लोगों को 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप अच्छे से लिखे हैं तो, बना करके। तो 5 नंबर आप लोग हरिश्चंद्र जी का कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप लोग वाला कर लिए होंगे आप लोग। देखिए फिर अगला जो है खा, इसमें 23 का खा जो है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए, यानी कि उनका प्रमुख रचना लिखना है। तो देखिए तो ये वाला देखिए कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, यानी कि जितने भी दास थे सभी आ गए हैं इसमें। ठीक, तो देखिए इसमें आप लोग कबीरदास पे लिखे हैं, सूरदास पे लिखे हैं, तुलसीदास पे लिखे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कबीरदास भी वाला सस्ता है। कबीरदास पे चाहे आप कबीरदास पे लिखे हों चाहे सूरदास पे लिखे हैं, कबीरदास वाला वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कबीरदास पे लिखे हैं। ठीक, आप लोग कबीरदास वाला बहुत बेनिफिट है। और फिर अगला हमारा देखिए क्या था, अगला जो था कि आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी का उद्देश्य को प्रकाश डालिए। ये आप लोग शब्द सीमा 80 था
5 नंबर यहाँ से मिलेगा। पाठ पथित दूसरे अंक का कथावार, या अगर आपको ये नहीं आता है तो ये नीचे पाठ पथित के मतलब चित्र का मतलब कि 5 10 नंबर यहाँ से आप लोग कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। फिर अगला हमारा है 26 वाला कि निम्नलिखित संस्कृत का गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 यानी कि संदर्भ लिखते हैं 2 नंबर मिलेगा, हिंदी अनुवाद करेंगे 5 नंबर मिलेगा, टोटल 7 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इस इतिहास पद्धति चाहे आप ये कर सकते हैं, चाहे एक आपको करना था, आप लोग ये वाला भी कर लिए होंगे। ठीक, और फिर अगला क्या, निम्नलिखित में से एक श्लोक का ससंदर्भ लिखिए, यानी कि ये भी 7 नंबर का दिया गया है। आप लोगों को श्लोक दिया गया अथवा करके आप लोगों को ऑफर दिया गया था। आप लोग, हमें आशा है कि आप लोगों 90 नंबर करके आए होंगे। ठीक, तो 27 वाला क्वेश्चन हमने लोकोक्तियों के किन्हीं 2 शब्दों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग लिखे। ए म्यान के में 2 तलवार, यानी कि एक म्यान में 2 तलवार रखे हुए हैं, ये वाला कर सकते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि जो पागल आदमी है उसको क्या समझाना, इसका ये अर्थ होता है। फिर अगला क्या है, 2 नंबर ये वाला था, तो ये वाला भी कर लिए होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं लड़के को पढ़ाया, यानी कि मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। तो इसमें आप लोग राम और श्याम बातचीत कर रहा है, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। राम और श्याम बातचीत कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखे। ओ बालक खड़ा रहा है, यानी कि वो बालक खड़ा है, इस प्रकार से कर सकते हैं। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी, इस प्रकार से ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग। 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता इसमें। शांत और अशांत आ जाता है, यहाँ पर देखिए शांत अथवा भयानक रस की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, यानी कि 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। यानी कि देखिए आप लोगों को ये वाला बता दें क्या, चलिए बता देते हैं। 28 का वाला क्या है कि शांत और भयानक रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। देखिए पहला क्या है, शांत रस। शांत रस का परिभाषा लिखिएगा कि विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थाई भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है, जिसे शांत रस कहते हैं। ये शांत रस का परिभाषा हो गया। उदाहरण में क्या लिखिएगा, देखिए उदाहरण में लिख लीजिएगा क्या, ऐसे है देखिए। अबलो नासनी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ना डसे हो, पायो नाम चरु चिंता मन उर करते ना खसे हो, श्याम रूप सूच रुचिर कसोटी चित कंचानी कसयो, परबस जान हंसियो, परबस जान हंसियो, इन इंद्रिन निज बस है ना हंसियो, मन मधुकर पन करियो, तुलसी रघुपत पद कमलियो। ये तुलसीदास जी का है, विनय पत्रिका से लिया गया है। तो ये वाला आप लोगों को शांत रस कंप्लीट होता है। भयानक रस की बात आ जाती है, भयानक नमवा पता है ना, भयानक, बहुत भयानक है ये। चलिए बता देते हैं तुरंत। देखिए विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग के भय नामक, यानी कि भय, भयानक है ना, भय नामक भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करती है, जिसे भयानक रस कहते हैं। इसका वो उदाहरण भी बता देते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रौ के कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई, उस कंपत संकट सेना पर कपि नहार की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव की सब और पुकार पड़ी। तो ये श्याम नारायण पांडे जी लिखे हैं, ये जय हनुमान से है, यानी कि जय हनुमान से लिया गया है। तो ये आप लोगों का 2 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट करा दिए। शांत रस और क्या था आप लोगों का, भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण को बता दिए हैं और समझा दिए हैं। तो देखिए और फिर अगला हमारा क्या आ जाता है, खा नंबर पे है उत्प्रेक्षा अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा दीजिए, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो देखिए पहला क्या, उत्प्रेक्षा, इसका परिभाषा लिखेगा कि इसका परिभाषा है कि जब उपमेय और उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। ठीक, इसका वो लिख लीजिएगा कि इसका उदाहरण है कि सखी सोहत गोपाल उर गुंजन की माल, बहिर लसत मानो पिए दवा नल की ज्वाल। तो ये हो गया। और दृष्टांत में है क्या है, दृष्टांत में यही है कि जब उपमेय व उपमान के साधारण धर्म पर मित्रता भिन्नता होते हुए भी विलंब या प्रतिविलंब भाव से कथन किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है या जिसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। पर उदाहरण क्या है, यानी कि ईयक्स, यानी कि एग्जाम्पल क्या है कि दुसहा दुराज प्रजान को क्यों ना बड़े दुख द्वंद्व
अधिक अंधेरों जाग करते मिली मावस रविचंद। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित बताइए। छंद का लक्षण बताइए, यानी कि देखिए दोहा का परिभाषा बता देते हैं। वैसे तो दोहा का परिभाषा तो आप लोग तो वैसे तो जानते ही होंगे। देखिए दोहा का है या अर्ध समात्रिक छंद होते हैं इसके। देखिए या अर्ध मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये विषम चरणों के आदि के जनगणन नहीं होना चाहिए और सम चरणों के लिए अंत में गुरु चरण होना चाहिए। उदाहरण किस प्रकार से है कि उदाहरण क्या है, ये रामचरितमानस वाला है। देखिए बता देते हैं कि लसत मंजू मुनि मंडली मध्यशीर रघुचंदू ज्ञान सभाग जनु तनु धरे भगत सचिंदनु। ये रामचरितमानस जी है, तुलसीदास जी के। ये हमारा दोहा छंद होगा। चौपाई छंद क्या है, चौपाई छंद की बात आ जाएगी ना तो इसको भी बता देंगे। देखिए चौपाई छंद क्या है कि चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, और ये क्या था, ये अर्धमात्रिक छंद था। दोहा और चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग के निषेध है, यानी कि जगड़ और तगड़ का उदाहरण किस प्रकार से है। देखिए निराख सिद्ध साधक अनुरागे असहज स्नेह सहारन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस जी का है। ये आप लोग का चौपाई छंद हो गया, यानी कि आप लोग को 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। और 29 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा था, किसी समाचार पत्र के संपादक में मोहल्ले और लाउडस्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाली व्यवधान को अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र यानी कि पत्र लिखे। ये आप लोग का 6 नंबर था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर पे, यानी कि एप्लीकेशन आप लोग को लिखना था, प्रार्थना पत्र लिखना था। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे, यानी कि अपनी भाषा में लिखना, बस किताबी ज्ञान नहीं लिखना। अगर बना के लिखते हैं ना तो ये 10 नंबर है आप लोग का। 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 10 नंबर आप लोगों का कोई नहीं रोक सकता है मिलने से, अगर आप बना कर लिखते हैं। इसीलिए कहते हैं निबंध आप लोग पढ़ा करें। देखिए आप लोग का निबंध क्या ऑप्शन क्या है, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो ये तो आप लिख नहीं पाएंगे। बेरोजगार की समस्या और भारत में प्रजातंत्र की भविष्य, आज का किसान समस्या या समाधान। तो वैसे तो हमें लग रहा है कि आप 2 ही चीज़ पर लिखे हैं। किस पर बता दें क्या, कि बेरोजगार की समस्या पर क्या, चाहे आप लिखे होंगे चाहे आप आज का किसान इसी पर लिखे होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो सभी कक्षा 11 के स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का कितना नंबर आ जाएगा, कितना नंबर आप लोग करके आए थे, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 100 में से आप लोग का कितना नंबर करके आए हैं और कितना गलत हो गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।